मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब अपने अपने अच्छे स्टडी अच्छे से कर रहे हैं ना बेटा? ओके बेटा, और अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है? ओके, तो आज हम फिर से इतना स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब पढ़ने के लिए रेडी हो ना बच्चों? ओके चलिए, अब आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी का व्याकरण विज्ञान, ठीक है? कक्षा 4 का हिंदी का व्याकरण विज्ञान। ओके, इसमें कौन सा चैप्टर हम रीड कर चुके थे? हमने पाठ 7 हमने पढ़ लिया था, ठीक है? अब हम आते हैं पाठ 8 जिसका नाम है सर्वनाम, ठीक है? संज्ञा हमने पढ़ लिया था। अब सर्वनाम क्या होता है यह आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और उनके नीचे क्या क्या वाक्य दिए गए हैं देखिए, हम पढ़ते हैं। माँ ने वासु से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? है ना? अब आप ये भी ध्यान रखना, जो वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं, जो पिंक कलर के कलर्ड वर्ड हैं, उनको अच्छे से देखना, ठीक है? जानवी ने अच्छा गाना गाया, वह एक गायिका है। भक्ति ने मीनू से कहा, मैं घर जा रही हूँ। ऊपर दिए गए वाक्यों में वासु, जाह्नवी और भक्ति के नाम के स्थान पर तुम, वह और मैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो यहाँ पर तुम का प्रयोग किया गया है वासु के लिए ना, और जाह्नवी के लिए वह, और भक्ति के लिए मैं का प्रयोग किया गया है, ठीक है? सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। ओके, वाक्य में नामों का प्रयोग बार बार न करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम हैं जैसे मैं, तुम, हम, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि। देखो, किसी भी वाक्य में अगर हम बार बार नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे राम ने खाना खाया, राम बाजार जा रहा है, राम गाना गा रहा है, ऐसे बार बार राम राम बोलेंगे तो कितना अलग सा आपको लगेगा, है ना? तो इसलिए बार बार हम नाम का प्रयोग न करके उसकी जगह वह लगा सकते हैं, है ना? कि राम गाना गा रहा है, वह खाना भी खाएगा, ठीक है? तो बार बार नाम का प्रयोग न करके कुछ ऐसे शब्द का हम यूज करते हैं जिनको सर्वनाम शब्द कहा जाता है। तो देखिए, पूरी परिभाषा क्या है इसकी। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है? सर्वनाम शब्दों के भी क्या होते हैं, वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन में मैं होता है, बहुवचन में हम। एक वचन में तू और तुम होते हैं, तो बहुवचन में तुम और आप। यह, तो बहुवचन में ये, वह, और बहुवचन में क्या बोलेंगे, वे। इस, इसका, इसे, तो बहुवचन में इन, इनका और इन्हें। इसी तरह एक वचन में उस, उसका, उसे, और बहुवचन में उन, उनका और उन्हें कहा जाता है। आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है ना? तू 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 कोई भी नहीं बोलता है, क्या बोलता है, तुम। ओके, सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है? जैसे मैं, अब इसमें बोलने वाला कौन है? मैं। तुम और आप कौन है? सुनने वाला। और अन्य, ठीक है? और वह मतलब अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अन्य शब्द मतलब मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने, वह, उसका आदि। ये शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया है, मैंने अपना काम कर लिया, तुम अपना काम कर चुके, और वह अपना काम कर रही है, ठीक है? अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर। निश्चय से ही पता चल जाता है कि निश्चित होना किसी भी चीज का। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है? जैसे यह, वह, व्यक्ति, इसने, उसने आदि, है ना? ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, ठीक है? जैसे ये गुड़िया बता रही है, देखो इसमें क्या दिया है, उस डिब्बे में क्या है ना? ये बोल रही है कि उस डिब्बे में क्या है।
फिर वह खिलौना अच्छा है ना। वह घड़ी सुंदर है, तो यह किसी की ओर इशारा कर रही है ना, निश्चित वस्तु के बारे में बता रही है। ठीक है, तो इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताना। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। अनिश्चय से पता चल रहा है जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो, यानी कि निश्चित जानकारी हमको नहीं होती किसी भी चीज की। ठीक है, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखो बाहर कोई खड़ा है। अब कोई क्या, कोई यहाँ पर किसी का कोई नाम नहीं दिया है ना, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताया कि कौन व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, जैसे दूध में कुछ पड़ा हुआ है। अब कुछ क्या, कुछ भी हो सकता है दूध में, है ना, बट उसने यहाँ पर कुछ बोला है। कुछ मतलब जो गिरा है उसकी जानकारी नहीं दी है उसने कि क्या गिरा है। अब आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने आदि, है ना, इनके थ्रू हम प्रश्न पूछते हैं। आप कौन बोल रहे हैं, आपको किससे बात करना है, तो कौन, किससे, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिब्बे में क्या रखा है। ठीक है, अब हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं। संबंध से ही पता चल रहा है कि आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। तो ऐसे वर्ड जब आते हैं जब दो वर्ड के बीच में संबंध होता है ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी, उसकी। अब हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है खुद का, स्वयं का। ओके, जो शब्द काम करने वाला यानी कि जो कर्ता होता है वो अपने लिए प्रयोग करता है, वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो, ठीक है मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो स्वयं शब्द खुद के लिए बोल रहा है वो, है ना। तुम यह काम खुद क्यों नहीं कर लेते, है ना, मम्मा बोल रही है, तो बोल रहा है ठीक है मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ओके, तो खुद और स्वयं शब्द खुद के लिए आ रहे हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। सर्वनाम के भेद होते हैं, तो आपको पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, है ना, तो मैं पुस्तक पढ़ती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, निश्चय अनिश्चयवाचक तो नहीं है ना, और प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्श पर कुछ गिरा है, कुछ, कुछ से ही पता चल रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंध बता रहा है, जैसी वैसी, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, मैं स्वयं भोजन पकाती हूँ। स्वयं आया है ना, खुद के लिए। निज का भी जस्ट मैंने बताया है, स्वयं, खुद, अपने आप आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि मोटे छपे सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, है ना। यहाँ पर कुछ शब्द छपे हुए हैं, ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे अनमोल बोला मैं आज बहुत खुश हूँ, है ना, तो किसके लिए है ये मैं शब्द, यानी कि अनमोल के लिए है, तो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है मैं शब्द, है ना, अनमोल के लिए। श्रेय ने विकास से पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तुम किसके लिए, सुनने वाला कौन है, विकास। ठीक है, तो विकास के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए। ओके, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक देकर कहा इसे मेज पर रख दो। इसे किसको रखोगे, तो पुस्तक के लिए प्रयोग किया गया है। सुमित ने नानी से पूछा क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगी, है ना, तो क्या शब्द आया, क्या सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है, नानी से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है ना, नानी से पूछ रहे हैं ना वो। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए। यहाँ दिया है अपना काम खुद करना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, वो प्रश्न पूछ रहा है। फिर जो बोया सो काटा, यानी कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे ना, है ना।
ओके। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में विवेक को सर्वनाम शब्दों का सही प्रयोग करना नहीं आता है। सही सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को दोबारा लिखने में उसकी हेल्प करना है, आपको सहायता करना है। तो देखिए, तुम सदा मेरे को डांटते ही रहते हो, तो मेरे को क्या होता है, नहीं होता है ना कुछ भी, तो क्या बोलते हैं, तुम सदा मुझे ही डांटते रहते हो। ख है मोहन जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है, तो क्या बोलेंगे, मोहन देखो बाहर कोई खड़ा है। ग है मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तो यहाँ लगाना है मैं अपना काम कर रहा हूँ। अध्यापिका हमारे को समझा रही है, हमारे को नहीं, अध्यापिका हमें समझा रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। सॉरी, ये कंप्लीट हो गया है, यहाँ है अंगा वाला है, जैसे तुम तुम्हारी पाठशाला जाओ, तो तुम अपनी पाठशाला जाओ। अब प्रश्न नंबर 5 है, सही या गलत के निशान लगाइए। जिसे क है संज्ञा सर्वनाम की जगह प्रयोग की जाती है, तो संज्ञा नहीं, सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य गलत है। सर्वनाम केवल पुल्लिंग शब्दों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, नहीं, ये तो सभी शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ग वाला है सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यस सही है। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, गलत। सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो देखो, जैसे आज की प्रतियोगिता कौन जीता, तो सर्वनाम शब्द क्या है इसमें, कौन, और भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कोई गाना गा रहा है, सर्वनाम है इसमें कोई, और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने अपनी पुस्तक अलमारी में रख दी है ना, तो सर्वनाम शब्द है मैंने, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। राजीव को खुद पर बड़ा घमंड था, खुद आया है, ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम। हम सब मिलकर एक खेल खेलेंगे, हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आप मेरी बात मानेंगे, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं बाजार जाकर फल ले आऊंगा, स्वयं शब्द है ना, और निजवाचक सर्वनाम। बगीचे से किसी ने फूल तोड़ लिए हैं, किसी, और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर आपको राइट करके दिए हैं। जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना, 3 प्रश्न है, तीनों मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए, जैसा मैंने लिखा है वैसे आपको भी राइट करना है। सर्वनाम किसे कहते हैं, लिखिए। देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ख है सर्वनाम के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं और इनके उदाहरण भी लिखना है ना। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसका उदाहरण मेरा, आप, तुम्हारा आदि वर्ड आते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह, इसने आदि। अनिश्चयवाचक के उदाहरण कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक के उदाहरण कौन, क्या, कैसे आदि। संबंधवाचक के उदाहरण जो, सो, जैसी, वैसी आदि। निजवाचक के उदाहरण खुद, स्वयं, अपने आप आदि। और अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो बहुत इजी है ना। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे यह, वह, इसने आदि। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण है कोई, कुछ, किसी आदि, है ना। तो इस तरह से बेटा अपना ये पाठ 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, आप अच्छे से लिखिएगा इसको। अब हम आते हैं अपना अगला चैप्टर, पाठ 17 पत्र लेखन, है ना। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, जैसे हमें अक्सर पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है ना। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वाले प्रियजनों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पत्र लिखना एक कला होती है, इसलिए पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्या क्या बातें का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे पत्र में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पता लिखा जाता है। यह पता ठीक होना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जाए उसे नमस्ते, प्रणाम आदि जो उचित हो वह भी लिखना चाहिए, है ना। पत्र छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए।
पत्र की जो भाषा है वो भी सरल होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। पत्र साफ अक्षरों में लिखना चाहिए और पत्र के अंत में भी सही संबोधन होना चाहिए। ठीक है, पत्र में विराम चिन्हों का प्रयोग भी सही होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर पत्रों के दो प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं? ऐसे लोगों को लिखे जाने वाले पत्र जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है, यानी किसी से औपचारिकता निभाना, फॉर्मेलिटी करना। ओके, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है, उनके लिए अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र होते हैं। ऐसे पत्रों में पत्र लिखे जाने के कारण की ही प्रमुखता होती है, यानी कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं यही कारण बताना होता है। अनौपचारिक पत्र वे पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ठीक है, अनौपचारिक जैसे हमारे मामा है, नानी है, अंकल है, ठीक है, हमारा दोस्त है, उनको अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होता है। इनमें आत्मीयता होती है। ओके, पत्रों में प्रशस्ति, अभिवादन तथा समाप्ति कैसे करते हैं? प्रशस्ति मतलब होता है स्टार्टिंग कैसे करते हैं, तो देखो, छोटों को प्रिय या फिर चिरंजीव आयुष्मान, है ना। और अगर मित्र तथा बराबर वालों को क्या लिखते हैं? प्रिय मित्र या प्रिय बंधु। अभिवादन में क्या लिखते हैं? सुखी रहो या आशीर्वाद, इधर नमस्ते या नमस्कार लिखते हैं। और समाप्ति पे क्या लिखते हैं? शिवचिंतक हितैषी, तुम्हारा मित्र या आपका अभिन्न, है ना। इस तरह से हम राइट करते हैं। और भी दिया है, अगर हम हमारे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय, आदरणीय या श्रद्धेय लिखते हैं। ठीक है, और अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श लिखते हैं। ठीक है, और एंडिंग क्या करते हैं? आपका आज्ञाकारी, विनीत या आपका अनुज, इससे कुछ वर्ड लिखते हैं। और प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान या मान्यवर लिखते हैं। ओके, और आखिरी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी या फिर प्रार्थी। कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो श्रीमान या महोदय के साथ से स्टार्ट करते हैं और आखिरी में लिखते हैं हम भवदी या निवेदक। ठीक है, तो घर वालों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे गए पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। और किसी अफसर, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है, कविता प्रकाशित होने पर मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप मित्र को लिख रहे हो तो ये होता है अनौपचारिक। ओके, तो देखो क्या पत्र लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर आप उसको प्रिय से संबोधित करोगे। प्रिय कमल, है ना, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे एक लघु कविता वह मेरा कमरा, है ना, पराग पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किसी बड़ी पत्रिका में प्रकाशित होने वाली यह मेरी पहली रचना है। तुम्हारी परीक्षाएं कैसे चल रही है? चाचा जी, चाची जी को सादर मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, लास्ट में अपना नाम लिखना। ओके, बट याद रखना अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे, उसके बाद दिनांक लिखोगे, फिर आप यहाँ पर प्रिय से या फिर अगर बड़ों को लिख रहे हो तो आदरणीय या पूजनीय लिखकर उसकी स्टार्टिंग करोगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो यहाँ पर ये है अनौपचारिक औपचारिक पत्र, ठीक है ना। जैसे विद्यालय से स्थानांतरण के लिए प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र लिखिए, तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, बालिका निकेतन, है ना, सब्जी मंडी, नई दिल्ली, दिनांक। यहाँ पर भी सबसे पहले अपन सेवा में प्रधानाचार्य और जहाँ जो स्कूल में आप लिख रहे हो, जिस स्कूल का लिख रहे हो प्रार्थना पत्र, वो वहाँ उस स्कूल का आपको एड्रेस भी डालना होता है, दिनांक डालना होता है, फिर महोदय से या श्रीमान लगाकर संबोधित करना होता है। ठीक है, फिर आपका जो कारण होता है वो आप बताते हो। ओके, तो इस तरह से आपको पत्र कंप्लीट करना है। यहाँ देखना फीस माफी के लिए भी प्रधानाचार्य को पत्र है। ओके, बहन के विवाह के लिए आवश्यक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ये भी औपचारिक पत्र है ना। और पिताजी को अपने स्कूल और पढ़ाई के बारे में पत्र, यह अनौपचारिक पत्र है। तो बेटा एक एक बार इनका रीडिंग कर लीजिएगा और मैं आपको एक पत्र लिखने के लिए होमवर्क में दे रही हूँ, है ना। होमवर्क में माताजी के बीमार हो जाने के कारण 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो बेटा ये आपको होमवर्क में भी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा, आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा।